बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, कश्मीर से सरदार तनवीर इलियास के आ गए कि वहाँ के इक़्तिदार की बहारें चली गई हैं। आप ये देखें कि सरदार तनवीर इलियास साहब को आप जितना मर्जी बुरा कहें, उन पर तनकीद करें, लेकिन जब से वो गए हैं वहाँ, उनके बाद वहाँ पे हुकूमत साजी का अमल ही रुक गया है। पार्लियामेंट का वहाँ की जो MLA की जो असम्बली है उसका अजलास नहीं हो पा रहा, स्पीकर का चुनाव अभी तक नहीं हो पा रहा। और मुझे तो ऐसी भी इतला मिल रही है कि MLA और आवाम जो है सरदार तनवीर को याद करने लगे, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि सरदार तनवीर साहब ने अपने जो साथी MLA थे और अपने हल्के के अवाम में उन्होंने मौजें वहाँ पर करवा रखी थी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब रिजवान अब्बासी साहब। रिजवान अब्बासी साहब, बताइएगा कि कश्मीर में अभी तक कानून साजी का अमल जो है वो क्यों नहीं हो पा रहा? बहुत शुक्रिया, हुकूमत साजी का अमल जो है। जी बहुत शुक्रिया शमशाद मांगट साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मांगट साहब, हुकूमत साजी से पहले हम बात करेंगे उस अदम एतमाद की, उस एक नो कॉन्फिडेंस की, जिसकी सूरत में आज़ाद कश्मीर के अंदर एक कौमी हुकूमत बनी। और मांगट साहब, ना तो वो उस ऐवान के जो इक़्तिदार के ऐवान हैं उसमें उन लोगों को पता चला कि जो उसके मेंबर हैं, ना ही मुक़्तदर हलकों को पता चला, और ना ही हम जैसे सहाफ़ियों को पता चला कि कैसे ये हुकूमत बन चुकी, वज़ीर आज़म का इंतखाब हो चुका। और अचानक ही मांगट साहब, यहाँ पर यानी कि देखेंगे तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर 48 वोट पड़े आउट ऑफ 52, यानी 53 का ऐवान था। तनवीर इलियास साहब के नाहल होने के बाद 52 रह गए, और 48 वोट पढ़ने के बाद वज़ीर आज़म ने उनको 48 वोट मिले बिला मुकाबला। और चौधरी अनवारुल हक जो कि भी वज़ीर आज़म है आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के, 48 वोट उनको पड़े। और ये वही बात है कि किसी को नहीं पता चला कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। बात करेंगे कानून हुकूमत साजी की सर, तो हुकूमत साजी पर आते हैं। इस वक्त जो ही हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई, नई वज़ीर आज़म बने, चीफ़ एग्जीक्यूटिव का जब चार्ज संभाला चौधरी अनवारुल हक ने, तो स्पीकरशिप के लिए 2 कैंडिडेट सामने आ गए। एक थे लतीफ़ अकबर साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका तल्लक है, और दूसरे मकबूल गुजर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका तल्लक है। तो अब हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 33 के लगभग जो मेंबरान असेंबली थे, जो टूट कर एक भी ना रहा, सारे बागी हो गए, अनवारुल हक साहब के साथ चले गए थे। सब बागी हो गए। और उनके लिए आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बागी अरकान हैं, या जो दूसरी पार्टी में जो उन्होंने दूसरे अपनी पार्टी से हट के किसी को चुनाव किया, उसको वोट दिया, तो उनके ऊपर कोई इस तरह की कदगन भी नहीं है कि वो नहीं जा सकते। लेकिन वो तमाम लोग टूट गए, और इस वक्त तक जो स्पीकर का जो इंतखाब है वो नहीं हुआ। और अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ रिजवान अब्बासी साहब, स्पीकर का इंतखाब तो नहीं हुआ, लेकिन एक तजवीज़ काबीना ने, कश्मीर की काबीना ने मंजूर की है। 3 रुकनी काबीना है जिसमें वज़ीर आज़म और 2 वज़ीर शामिल हैं, मेरे ख्याल 2 मशीर भी हैं, तो कुल मिला के आप इसको 5 रुकनी काबीना कह सकते हैं। तो उन्होंने ये तजवीज़ काबीना ने मंजूर की थी कि जी जितने मेंबरान हैं, मिसाल के तौर पे आपने बताया कि 48 लोगों ने अनवारुल हक साहब को दिया वोट, तो 48 को वज़ीर बना दिया जाए। ये पाकिस्तान में उधर अपना हमारे बलोचिस्तान में ये तजर्बा हो चुका है कि जितने लोगों ने जनाब अली वज़ीर आला चुना है, ये अब्दुल कज़ूस बुज़िंजो, सबको वज़ीर बना दो, एक भी बाहर ना रहे। तो यही तरीक़ाकार उधर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसका क्या बना कि सबको वज़ीर बना दो? मांगट साहब, आपने पहले ये पूछा था कि असेंबली का इजलास नहीं हो पाया। खबरें ये चली थी कि 4 तारीख को इजलास होगा कानून साज असेंबली का, उसमें चुनाव होगा स्पीकर का, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्ट्रेटजी होगी हुकूमत साजी की। तो उससे पहले आपने जो काबीना के इजलास की बात की, तो काबीना का इजलास हुआ, और काबीना 2 रुकनी जो काबीना है, यानी वज़ीर आज़म को लगाकर 2 जो MLA हजरात को काबीना में शामिल किया गया, वज़ीर बनाया गया, जिनमें फैसल मुमताज़ राठौर और कर्नल वकार नूर जो कि मुस्लिम लीग नून के हैं और पीपल्स पार्टी के हैं, फैसल मुमताज़ राठौर। तो उस काबीना के इजलास से पहले मियाँ शहबाज शरीफ के साथ वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की मुलाकात होती है, और उस मुलाकात में हुकूमत साजी के हवाले से भी बात होती है। और हुकूमत साजी जो आज़ाद कश्मीर में होने जा रही थी, वुज़रा के हवाले से बात होती, कौन सी पार्टी का कौन सा वज़ीर होता, चूँकि ये हुकूमत एक कौमी सी हुकूमत है, और इसमें मांगट साहब कोई पार्टी नहीं है। कौमी सी नहीं यार, भगोड़ों की हुकूमत है साहब। देखे ना, पहले तो वो भाग के उधर चले गए, अब 7-8 वापस PTI में वापस आ रहे हैं।
तो भगोड़े ना हुए? जी आप कह सकते इसको हैं। कौमी नहीं बल्कि कौमी भगोड़ों की हुकूमत कह सकते तो हैं। मांगड़ साहब, काबीना का इजलास हुआ, फिर उस इजलास में एक तजवीज़ सामने आई जो कि 15वीं तरमीम लेके आना चाह रहे थे आज़ाद कश्मीर के अंदर। और उस 15वीं तरमीम में यकनुकाती एजेंडा ये था कि जो वुज़रा की तादाद 13वीं तरमीम में हुई, और ये नून लीग ने की थी 13वीं तरमीम। आपको याद होगा कि जिस दिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब का आखिरी दिन था पार्लियामेंट के अंदर, वो तकरीर भी कर रहे थे, तो उस दिन ये जो 13वीं तरमीम राजा फारूक हैदर खान लेके आए थे, और उसमें बहुत सारे जो इश्यूज थे, एजेंडाज थे, उसमें तरमीम लाई गई जिसमें कश्मीर कौंसिल के इख्तियारात नहीं, उस तरमीम के तहत कितने वजीर हो सकते हैं? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि उस तरमीम में कश्मीर कौंसिल के जो इख्तियारात थे वो आज़ाद हुकूमत के पास चले गए, रेवेन्यू के, टैक्स कलेक्शन के। और उसमें एक जो तरमीम में एक पॉइंट ये वुज़रा की तादाद भी थी। पहले वुज़रा जो हुआ करते थे वो 26 ये बना लिया करते थे, लेकिन जो राजा फारूक हैदर यानी मुस्लिम लीग नून ने जो तरमीम की थी 13वीं तरमीम, तो उस पर 12 वज़ीर हो चुके थे कि 12 वज़ीर वुज़रा से ज़्यादा अब ज़्यादा जो काबीना की तादाद है उसको नहीं कर सकते, और कुछ मशीर भी उसमें शामिल थे। लेकिन अब जो ये 15वीं तरमीम यकनुकाती एजेंडा है जो मौजूदा हुकूमत का, तो इस पर काबीना का इजलास होता है, और काबीना के इजलास में उस तरमीम को मंजूरी के लिए अब कौमी कानून साज असम्बली में पेश होना था। तो अब वो जो ओपन कर दिया गया वुज़रा की तादाद को, लामहदूद वुज़रा की तादाद। और जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इसमें तकरीबन 26 के लगभग जो वज़ीर थे उनको झंडियाँ दी जाती, उनको जो मतलब उनको लारा लगाया गया था 26 को, यानी कहा गया था कि आप अपने अजीज़ो कारब को बता दें कि वो तैयारी कर लें कि आपको वजीर बनाया जाएगा। लारा लगाया गया या क्या हुआ ये तो नहीं, अब ये तरमीम आएगी या रुक गई है? सर उसी तरमीम की अगर हम बात करें तो जो ही काबीना का इजलास होता है, काबीना के इजलास से पहले मुस्लिम लीग नून भी पेश थी, और जो उन्होंने भी 3 से 4 वजारतें लेने के हवाले से बात की। और लेकिन जो ही काबीना का इजलास होता है तो एक ट्वीट आता है शाह गुलाम कादर साहब जो कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मियाँ नवाज शरीफ जो कि कायद हैं मुस्लिम लीग नून के, बरतानिया में हैं, और उन्होंने कहा है कि ये तरमीम हम जो हमारी जो इस वक्त पार्लिमानी पार्टी है जो मुस्लिम लीग नून है वो इस तरमीम का हिस्सा नहीं बन सकती। यानी 15वीं तरमीम में जो यकनुकाती एजेंडा था वुज़रा की तादाद का, तो उस पर मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी जो पार्टी है उसको उन्होंने मना कर दिया कि हम किसी सूरत इस तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक खबर दूँ कि जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने ये बताया है कि जो नून लीग के इस वक्त पार्लिमानी पार्टी है, जो पार्लिमान के अंदर जो रहनुमा बैठे हुए हैं नून लीग के, वो उनको तो उनके मुंह में पानी भी आ रहा है, और उस वजारतों को लेने के लिए वो हिस्सा भी बनना चाह रहे हैं उस 15वीं तरमीम का। लेकिन अब कुछ नून लीग के अंदर कुछ ऐसे रहनुमा हैं जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ और जो मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी क़यादत है उनको ये कहकर कि इस तरमीम का हिस्सा नहीं बन सकते, तो अब मियाँ नवाज शरीफ ने उनको रोक दिया है। और मेरी जो इतलात हैं वो ये हैं कि उनमें 2 जो लोग हैं वो इस वक्त भी जो हमारे वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के चौधरी अनवारुल हक, उनके साथ राब्ते में है, और उस तरमीम के मतलब कोई ना कोई गेम। आप क्या समझते हैं कि सरदार तनवीर के बाद ये जो ईवान है, अनवारुल हक साहब जो हैं, जो उनके साथ 47, क्योंकि 48 में तो वो खुद है ना, 47 मेंबरान को अपने साथ रख पाएंगे? क्योंकि सरदार तनवीर ने तो बड़े नाज नखरे उठाए थे, और ख़ुद उन्होंने एक मौके पे ये कहा भी था कि ये मैं ही हूँ कि मैंने आप लोगों के इतने नाज नखरे उठाए। तो अनवारुल हक में इतनी कैपेसिटी है कि वो इतने लोगों के नाज नखरे उठा सकें? देखें सर, अनवारुल हक साहब जो ही वज़ीर आज़म बने हैं तो उनके लिए जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही था कि जो लोग उनके साथ आए, जिन लोगों ने उनको वोट दिया, वो वैसे वोट तो उन्होंने नहीं दिया, ज़ाहिर बात है पिछली हुकूमत में वो बहुत सारे उनमें से लोग वज़ीर भी थे, तो अब वो वज़ीर उनको भी कलमदान चाहिए, उनको भी वजारतें चाहिए, और जो लोग दूसरी पार्टियों से आए हैं उनको भी वजारतें चाहिए। जिस तरह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की इस वक्त 6 से 7 जो बड़ी मेजर जो वजारतें हैं उनके लिए उन्होंने अपनी जो लोग हैं वो नॉमिनेट किए हुए हैं। तो सर यहाँ पर अगर हम बात करें चैलेंजेस की, तो काबीना के हवाले से, हुकूमत साजी के हवाले से बहुत बड़े मसाइल दरपेश हैं। तनवीर इलियास जो ही अगर आपने बात की तनवीर इलियास की, तो तनवीर इलियास ने जो ही जब पार्टी में शामिल हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो आपको याद होगा, बल्कि आपने तो प्रोग्रामात में काफ़ी सख्त नाज में नहीं वो तो तनकीद करना तो देखे ना, हर शहरी का हक है ना। तो सर तनवीर इलियास ने उस पार्टी का डिपार्ट भी करवाया
उसको अच्छे तरीके से उसको टेक ऑफ भी किया और हुकूमत में तकरीबन हुकूमत साजी भी कर चुके थे वो, नहीं जिसका नहीं, हुकूमत तो उनकी चल रही थी, फिर अचानक यार ये कहा, आम तौर पे ये तासर है। वैसे अवाम वहाँ के क्या सोचते हैं कि सरदार तनवीर के मामले में जो कश्मीर की अदलिया है वो सर पर दौड़ती हुई नजर नहीं आई। बहुत तेजी के साथ उन्होंने फैसले सुनाए। पहले हाई कोर्ट से जल्दी में फैसला आ गया, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी जल्दी में फैसला आ गया। और इधर देखें हमारे पाकिस्तान में, इधर जनाब जजों के जनाब हमारी पार्लियामेंट जो है वो हकीकी मानों में तो पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली जजों के धुएं निकाल रही है, और जज जो है बेचारे डर डर के आते हैं। वो कहते हैं कि हम तो इसमें पढ़ना नहीं चाहते। आज भी उन्होंने कहा कि हम तो इस मामले में पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन उधर उन्होंने जनाब देर ही नहीं लगाई सरदार तनवीर साहब को तख्ता मश्क बनाते हुए। देखें यहाँ पर मिला जुला सा रुझान है। जो अवाम है, जो लोग हैं, उनमें ये जो तासर है अदलिया के हवाले से, जो मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने जो किया फैसला, और उस पर अवाम का ये कहना है कि ये जो फैसला ये उजलत में हुआ है। लेकिन जब दूसरी तरफ सर ये देखते हैं कि जो ही अनवार उल हक साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है, और 4.5 अरब रुपए की एक किस्त भी जारी हो रही है 2 दिन। हाँ देखे ना, इधर कहते हैं कि इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है, उनको 4.5 अरब भी जारी कर दिया है। बल्कि गिलगित बल्तिस्तान को भी 2.5 अरब रुपया जारी हो चुका है। वो इसलिए 2.5 कम दिया है कि वहाँ पीटीआई की हुकूमत है। और वहाँ पर भी जो हमारे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला हैं, वहाँ के जो वज़ीर आला हैं खालिद खुर्शीद, उन पर भी एक तलवार लटक रही है नाहली की, जाली डिग्री की सूरत में, तो शायद काम खुल सकता है। अच्छा यार रिजवान अब्बासी, ये बताएं, इधर तो हमारी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उन्होंने कहा कि हम जजों के, आला अदालतों के, हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, जजों के असासों की छानबीन करेंगे। यहाँ हमारे रजिस्ट्रार को भी तलब किया जा रहा है। उधर कश्मीर में कौन सा सिस्टम है? क्या उधर भी जजों के असासों की छानबीन हो सकती है? वहाँ के रजिस्ट्रार को बुलाया जा सकता है? कोई है ऐसा सिस्टम वहाँ पे, या काम चुक के रखो? नहीं, फिल वक्त तो इस तरह का वहाँ पर नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वहाँ पे फाल है, लेकिन जो यहाँ पर हो रहा है इस तरह का वहाँ पर इस वक्त फिल वक्त कोई सीन नहीं है कि जजों को तलब किया जाएगा, जजों के असासों की छानबीन होगी या कुछ। लेकिन एक चीज़ वेरी क्लियर है कि अगर अगले चंद दिनों में मज़ीद ये जो आने वाले जो दिन हैं, अगर सदर साहब ने कानून साज असम्बली का इजलास ना बुलाया और फिर उसमें स्पीकर का चुनाव ना हुआ, और फिर उसके बाद जो हुकूमत साजी होने जा रही है वो ना हुई, तो काफ़ी मुश्किलात नज़र आ रही हैं जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए। यार एक बड़े सीनियर कानूनदान का मैंने तबसरा सुना है। वो कहते हैं कि ये जो वज़रा आज़म होते हैं, हुक्मरान जो होते हैं, अदालतों में पेश होने से बड़ा डरते हैं कि कहीं हम पेश हों तो कहीं हमें सजाई ना सुना दे। पाकिस्तान में तो ऐसा होता है, बड़ी मुश्किल से ये पेश होते हैं, कहीं कहीं नोटिस जाते हैं फिर जाके ये पेश होते हैं। लेकिन सरदार तनवीर साहब तो जनाब अली फौरी तौर पर उधर हाई कोर्ट में भी पेश हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हो गए। उनका ये मौक़िफ़ था कि सरदार तनवीर साहब चूँकि पेश हो गए तो सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी इसको जो है उनको इज्जत देनी चाहिए थी, और फिर उनको मौका देना चाहिए था कि वो उनका वकील आके बात करता। लेकिन उन्होंने बड़ी जल्दी में सारा काम निपटा के रख दिया। अच्छा सर, ये इतना जल्दी हुआ, ये सारा इतना जल्द में हुआ कि जो ही तनवीर इलियास को मैसेज जाता है हाई कोर्ट की जानिब से, और बेयक वक्त सुप्रीम कोर्ट भी उनको एक नोटिस जारी कर रही है उसी तौहीन अदालत केस का, तो तनवीर इलियास विद इन नो टाइम वेस्ट वो पहुंच रहे हैं अदलिया में, अदालत में जा रहे हैं, जजों के सामने पेश हो रहे हैं, और ना सिर्फ पेश हो रहे हैं बल्कि जो बात उन्होंने की उसका इकबाल जुर्म भी कर रहे हैं, और इकबाल जुर्म करने के बाद वो माजरत भी कर रहे हैं। तो अदलिया, अब जो माजरत अदलिया है उसके जो फैसले हैं, अब ये इस पर यहाँ तो दूसरी साहब की क़यादत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होती है, तो हमारे चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि हमें इस बात पे फ़ख्र है, अदलिया को इस बात पे फ़ख्र है कि आप अदालत के सामने पेश हुए। तो सुप्रीम कोर्ट की अदलिया को फ़ख्र नहीं हुआ, आज़ाद कश्मीर की अदलिया को फ़ख्र नहीं हुआ कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उनके सामने खुद ही पेश हो गया और उसने इकबाल जुर्म भी कर लिया, माफ़ी भी मांग ली? सर, चूँकि इस फैसले के फ़ौरन बाद ही आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक सियासी जो बहरान है वो पैदा हो गया था, और उसके बाद हमने नहीं देखा, और ना ही कहीं अदलिया नज़र आई, और ना ही कहीं जजों के कुछ रिमार्क्स सामने आए। अलबत्ता एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो सरदार तनवीर इलियास की नाहली के बाद जो उनका हल्का इंतखाब था, वहाँ पर जो ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने किया, तो सरदार तनवीर इलियास ने एक एप्लीकेशन डाली, उन्होंने दरख्वास्त डाली कि इस इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, इसको मौखर किया जाए, क्योंकि अभी मेरा जो हायरिंग है वो इस माह की 18 तारीख को होनी है। तो इतनी उजलत में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये फैसला है, जो ऐलान है, अनाउंसमेंट है इलेक्शन के हवाले से, तो इसको थोड़ा सा मुलतवी किया जाए। तो उस पर अदलिया ने
मुस्तरद कर दी वो दरख्वास्त। बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी साहब। नाजरीन, मेरा ख्याल है कि वो वक्त दूर नहीं है जब कश्मीर के जो MLA हजरात हैं अपनी गाड़ियों के पीछे सरदार तनवीर की तस्वीर लगाएंगे और लिखेंगे कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, क्योंकि जो मौजें सरदार तनवीर ने उनको करवाई हैं इसमें कोई शक नहीं है, कोई और करवा भी नहीं सकता। और फिर सरदार तनवीर के जाने के बाद जहाँ वहाँ पे हुकूमत साजी के बड़े मसाइल हैं और जो ही उनको नाअहल करार दिया गया था तो पूरी जो है 48 लोग जो हैं और 47 लोग जो हैं वो उम्मीद से हो गए थे कि जी बस उन्हें वजारतें मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन फिर अब देखते हैं कि अगर वो तरमीम आई तो ये सारे के सारे वजीर बन जाएंगे, अगर तरमीम ना हो सकी तो फिर वही होंगे 12 बाकी। मेरा ख्याल है सबको मशीर वगैरह बना के काम चलाया जाएगा। लेकिन हुकूमत साजी में बड़े मसाइल हैं और दूसरी तरफ उसके साथ साथ सरदार तनवीर साहब को भी ये देखना चाहिए कि उनकी कश्ती डुबोने में कहीं उनके अपने मशीर तो शामिल नहीं है, उनके अपने दरबान तो शामिल नहीं है जो उनको सब अच्छा की रिपोर्ट देते रहे और किसी ने उनको बताया ही नहीं कि सूरत हाल असल में क्या है। और उनके मशीरों को उनको बताना चाहिए था कि जनाब ये पाकिस्तान और कश्मीर का एक जैसा ही कल्चर है, भाग भाग के अदालतों में ना जाएं, वकला को अपने भेजें वहाँ पे, फिर जब बारी आएगी तो फिर आप पेश हो जाएं। जब अदालतें इस बात पे फख्र करने लगेंगी कि जनाब हमने नोटिस भेजा और सरदार तनवीर साहब पेश हो गए, तो उस वक्त पेश हों। तो सरदार तनवीर साहब को भी अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए थे कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ना तो उनको अच्छा मशवरा दिया, ना रोका और ना ही उनको दुरुस्त सिमत में तयन किया गया। शमशाद मांगट और रिजवान अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।